नमस्कार साथियों, आज हम आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन में फ्रांसीसी कंपनियों के आगमन पर बात कर रहे हैं। फ्रांसीसी कंपनियों के आगमन पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम पुर्तगाली आप लोग को पढ़ा चुके हैं, उसके बाद हम आप लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज जो हमारा क्लास है वो फोकस है फ्रांसीसियों पर, फ्रांसीसियों के आगमन पर। तो मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। और अगर आज तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स पर दिया जा रहा है। क्लियर है? तो चलिए आज हम फ्रांसीसियों के आगमन पर बात कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन जो बनता है फ्रांसीसियों के आगमन में वह है हमारा पहले फ्रांसीसी जो भारत की यात्रा पर आए, पहले फ्रांसीसी जो भारत की यात्रा पर आए। यह क्वेश्चन आप लोग से पूछता है, जैसे हम ब्रिटिश में भी पढ़ाए थे उसी तरह से पहले फ्रांसीसी कौन है जो भारत की यात्रा पर आए। तो इसका आंसर होगा कोलबर्ट। क्या आंसर होगा? कोलबर्ट। क्लियर है आप लोगों का? तो पहले फ्रांसीसी कौन है जो भारत की यात्रा पर आए थे? आंसर क्या देंगे हम लोग? कोलबर्ट। क्लियर है? अब है कि कब आए थे? तो 1664 में। क्लियर? और ये फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें, फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के प्रसिद्ध मंत्री थे। तो ये जो कोलबर्ट है ये किनके मंत्री थे या किस फ्रांस के सम्राट के मंत्री थे? आंसर क्या देंगे हम लोग? लुई 14वें। क्लियर है? चलिए कब आए? तो 1664 में। क्या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे भाई आप लोग? तो बिल्कुल कर पाएंगे। अब अगला बात है ये कि ध्यान देना है कि इन्हीं के प्रयासों से, कोलबर्ट के ही प्रयासों से, किनके प्रयासों से? कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1664 में। किनके द्वारा की गई? तो कोलबर्ट द्वारा। कोलबर्ट कौन थे? तो आप लोग का आंसर होगा फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री थे। क्लियर है? चलिए अब है क्या कि ये जो फ्रांसीसी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका वास्तविक नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी वास्तविक नाम हम लोग किए थे भाई। उसी तरह से पूछता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या है? तो लिखिएगा वास्तविक नाम आप लोग कंपनी दे एंड ओरिएंटल कंपनी द एंड ओरिएंटल। ये इसका वास्तविक नाम था। किसका? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था? अगर ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाए तो अब हम लोग कर पाएंगे। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? बताइए, बोलिए भाई। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का कंपनी द एंड ओरिएंटल। क्लियर है? चलिए अब ध्यान रखना है आप लोग को, भारत में फ्रांसीसियों की पहली बस्ती, भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री, ठीक है,
भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री, फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई, पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई सूरत में। याद रखिएगा भाई, कहां? सूरत में। अब है समय पूछेगा तो 1668, 1668 क्लियर है। किनके द्वारा? तो फ्रैंक कैरो द्वारा, फ्रैंक कैरो द्वारा। तो पूछेगा अगर कि ये जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई सूरत में फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 में, वो किनके द्वारा? आंसर क्या देंगे हम लोग? फ्रैंक कैरो द्वारा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को याद रखना है भाई। आप लोग से पूछेगा कि फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी, क्या आंसर देंगे हम लोग? हम लोग का आंसर होगा सूरत। कब? तो 1668। क्लियर? चलिए, किनके द्वारा? तो फ्रैंक कैरो द्वारा। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आइए इसकी दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? तो मसूलीपट्टनम में। अब याद रखिए भाई, दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? मसूलीपट्टनम। क्लियर? चलिए, कब स्थापित की गई? तो 1669। क्लियर है? कहां के शासकों से लेकर? तो गोलकुंडा के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त कर पूछेगा कि मसूलीपट्टनम में जो फ्रांसीसियों के द्वारा दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई, वो किनसे अधिकार पत्र प्राप्त करके? आप लोग का आंसर क्या होगा? आप लोग का आंसर होगा गोलकुंडा के शासक से अधिकार प्राप्त करके। चलिए, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देना है अब हम लोगों को। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो है अब हम लोगों का कि फ्रांसीसी गवर्नर 1672 ईस्वी में, 1672 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आए, फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आए। कब भाई? 1672 ईस्वी में, 1672 में। उनका नाम है फ्रैंको मार्टिन। क्या नाम है भाई? फ्रैंको मार्टिन। याद रखिएगा नाम, फ्रैंको मार्टिन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन गवर्नर बनकर भारत कब आए? क्या आंसर देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा 1672। क्लियर है? चलिए, फ्रैंको मार्टिन द्वारा एक जगह है वलीकोंडापुरम, वलीकोंडापुरम जगह का नाम पर ध्यान दीजिए भाई। वलीकोंडापुरम के सूबेदार से, वलीकोंडापुरम के सूबेदार से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया गया, नामक एक गांव प्राप्त किया गया। याद रखना है, पुदुचेरी नामक एक गांव किनसे प्राप्त किया गया? वलीकोंडा के सूबेदार, वलीकोंडापुरम के सूबेदार। क्लियर है? उनका नाम क्या है? तो शेर खां लोदी, शेर खां लोदी। तो ये कहां के सूबेदार हैं बताइए? वलीकोंडापुरम के सूबेदार हैं। और इन्हीं से एक गांव प्राप्त किया गया और उस गांव का नाम है पुदुचेरी। क्लियर? किनके द्वारा? तो फ्रैंको मार्टिन द्वारा प्राप्त किया गया। और यही पुदुचेरी आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ यही पुदुचेरी गांव।
किनसे प्राप्त किया गया? वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से। किनके द्वारा? फ्रैंको मार्टिन द्वारा, जो कौन थे? फ्रांसीसी गवर्नर थे। वो कब भारत आए थे? 1672 में। तो क्या इतना क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग भाई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी को कब बनाया गया? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोग को आया हुआ है भाई, कि पांडिचेरी को फ्रांसीसियों का मुख्यालय, पांडिचेरी को फ्रांसीसियों का मुख्यालय, फ्रांसीसियों का मुख्यालय स्थापित किया गया। मुख्यालय स्थापित किया गया कब? तो आंसर देंगे 1674। कब भाई? 1674 में। तो फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी स्थापित किया गया कब? आंसर क्या देंगे? 1674। क्लियर है? चलिए अब ध्यान देना है आप लोग को। और ये जो पांडिचेरी है, इसका प्रमुख किसको बनाया गया? प्रमुख, तो आंसर होगा फ्रैंको मार्टिन को। फ्रैंको मार्टिन को। तो पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया गया और पांडिचेरी का प्रमुख नियुक्त किया गया फ्रैंको मार्टिन को। क्लियर है? अब आइए ध्यान देना है आप लोग को। 1674 ईस्वी में ही, कब? 1674 ईस्वी में ही पांडिचेरी में एक किला स्थापित किया गया, किला बनाया गया। और उस किले का नाम क्या है? तो फोर्ट लुई। फोर्ट लुई किले का नाम क्या है? फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया। तो फोर्ट लुई नामक किला कहां स्थापित किया गया? पांडिचेरी में। कब? 1674 में। और पांडिचेरी को मुख्यालय भी कब बनाया गया? 1674 में। तो फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? यह क्वेश्चन अगर भाई हम लोगों से पूछे, क्या आंसर देंगे आप? तो आप लोग का आंसर होगा पांडिचेरी। क्लियर है? चलिए अगला है, बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर। कहां भाई? बंगाल। ध्यान रखना है, बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर। चंद्रनगर, बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर। और चंद्रनगर में फ्रांसीसियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित किया गया। फैक्ट्री स्थापित किया गया। फ्रांसीसियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित किया गया 1690 में। तो चंद्रनगर में फ्रांसीसियों द्वारा एक फैक्ट्री कब स्थापित किया गया? 1690। और चंद्रनगर कहां स्थित है? बंगाल में। क्लियर है? और उस समय बंगाल के सूबेदार थे, बंगाल के सूबेदार थे शाइस्ता खां। बंगाल के सूबेदार थे शाइस्ता खां। और भारत के सम्राट थे, भारत के सम्राट थे औरंगजेब। औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय में बंगाल के सूबेदार कौन थे? शाइस्ता खां। और शाइस्ता खां से एक स्थान प्राप्त कर, वह स्थान क्या है? चंद्रनगर। वहां पर फ्रांसीसियों द्वारा एक फैक्ट्री स्थापित किया गया 1690 में। क्लियर है? चलिए अब ध्यान देना है आप लोगों को। अगला जो है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घटना होती है, बीच में एक घटनाक्रम आता है जब पांडिचेरी पर डचों का अधिकार हो जाता है। पांडिचेरी पर, पांडिचेरी पर डचों का अधिकार। पांडिचेरी पर डचों का अधिकार पूछेगा कब? तो 1693। तो पांडिचेरी जो फ्रांसीसियों का मुख्यालय था, उस पर डचों ने अधिकार प्राप्त कर लिया। कब? 1693। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? और 1697 में
1697 में एक संधि हुई है, उसका नाम है रिजविक की संधि। संधि का नाम बताइए आप लोग, रिजविक की संधि। और यह संधि कब का है? 1697 का। क्लियर है? और इस संधि से पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ। क्लियर है? अब पूछ सकता है कि रिजविक की संधि किनके किनके बीच? तो फ्रांसीसी एवं डचों के बीच। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि कब डचों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया गया और किस संधि के बाद पांडिचेरी पर पुनः फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। पुनः फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। तो आप लोग का आंसर होगा रिजविक की संधि। कौन संधि भाई? रिजविक की। और यह कब हुआ है? 1697 में। क्लियर? तो चलिए, फ्रांसीसियों ने पुनः पांडिचेरी पर कब अधिकार प्राप्त कर लिया? 1697, 1697। किस संधि द्वारा? रिजविक की संधि द्वारा। क्लियर? तो फ्रांसीसियों का पांडिचेरी पर पुनः अधिकार किस संधि द्वारा? यह क्वेश्चन मेरे समझ से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही परीक्षोपयोगी है और आप लोग को करना है याद भाई। तो क्या आप लोग पढ़ते हैं? ध्यान से पढ़ना है भाई, अभी ही समय है कि इसका आप लोग सदुपयोग करें, नहीं तो समय जब हाथ से निकल जाएगा तो आगे पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अभी जितना बताया जाए अगर आप सीरियसली कर लेते हैं तो वो सब टॉपिक्स कम से कम आपका पूरा हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को करवा रहे हैं आप लोगों को। और जो थोड़ा जटिल भी है, जो थोड़ा टफ भी है, जो थोड़ा फंसा हुआ भी है, पढ़ना उतना आसान नहीं है। बहुत लंबे चौड़े पेज में दिया गया है फ्रांसीसियों का इतिहास। अब उससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको चुनकर हम आपको बता रहे हैं। तो इसी को रिवाइज करना है बार बार, नोट करना है बार बार, और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपको लगेगा कि अधिकांश क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं और तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बढ़ेगा। भाई गेम कॉन्फिडेंस का है। आज कंपटीशन बहुत टफ है और वहां कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है। तो चलिए, आप एकदम ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1721 की घटना है। कब की घटना है? 1721। फ्रांसीसियों द्वारा मॉरिशस पर अधिकार। पूछेगा फ्रांसीसियों द्वारा मॉरिशस पर कब अधिकार कर लिया गया? क्या देंगे आंसर? 1721। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। 1725, 1725 माही पर अधिकार। माही पर अधिकार। किस पर अधिकार भाई? माही पर अधिकार। और ये माही जो है मालाबार समुद्र तट पर स्थित है। मालाबार समुद्र तट पर स्थित, मालाबार समुद्र तट पर स्थित। तो कब माही पर अधिकार कर लिया गया? कब मॉरिशस पर अधिकार कर लिया गया? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अगला देखते हैं आप लोग। 1739 कारिकल पर अधिकार। कारिकल पर अधिकार। तो 1739 में कहां अधिकार कर लिया गया? कारिकल पर। क्लियर है? चलिए अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। फ्रांसीसी गवर्नरों में सबसे महत्वपूर्ण जो थे, और यहां से थोड़ा फ्रांसीसी के नीति में परिवर्तन हुआ है, और वो गवर्नर है डुप्ले। कौन है भाई? डुप्ले। तो फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में, फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले की नियुक्ति कब हुई थी? यह क्वेश्चन पूछेगा। डुप्ले की नियुक्ति, फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले की नियुक्ति कब हुई थी? 1742। कब भाई? 1742।
क्लियर है? और ध्यान रखिएगा कि डुप्ले से पहले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी था और इसका उद्देश्य व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति करना था। लेकिन डुप्ले के आने के बाद इनके उद्देश्यों में परिवर्तन आया और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अब राजनीतिक उद्देश्य को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर? राजनीतिक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने लगा। तो डुप्ले से पहले फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन डुप्ले के बाद इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग चुकी थी। क्लियर है? तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा किनके आने के बाद जगा? किस फ्रांसीसी गवर्नर के बाद जगा? तो आंसर क्या होगा हम लोगों का? डुप्ले। और आपको पता ही है कि तब तक ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग पुर्तगालियों और डचों को पराजित कर एक राजनीतिक शक्ति और एक व्यापारिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच इस सर्वोच्चता को लेकर एक संघर्ष प्रारंभ हुआ और इसी को हम लोग कहते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। क्या कहते हैं भाई? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। क्लियर है? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो अब है कि इसका क्या वजह था? तो सर्वोच्चता प्राप्त करना, सर्वोच्चता प्राप्त करना राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में। तो कौन भारत पर सर्वोच्चता प्राप्त करेगा, फ्रांसीसी या ब्रिटिश? इसी को लेकर संघर्ष हुआ एक, और उस संघर्ष को हम लोग कहते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। क्लियर है भाई? तो चलिए अब ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला जो है वो है, क्वेश्चन पूछेगा कि इस संघर्ष का उद्देश्य क्या था? इस संघर्ष का उद्देश्य तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, व्यापार में एकाधिकार, व्यापार में एकाधिकार व राजनीतिक, व्यापार में एकाधिकार व राजनीतिक नियंत्रण, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना, स्थापित करना, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए भाई ये जो हमारा संघर्ष हुआ फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, इस संघर्ष के क्या उद्देश्य थे? तो क्या आंसर देंगे आप लोग? आप लोग देंगे आंसर कि राजनीतिक नियंत्रण और व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना। क्लियर? चलिए अब है कि इसी राजनीतिक संघर्ष को कर्नाटक युद्ध का नाम दिया जाता है। किस युद्ध का भाई? कर्नाटक। हम लोग देख रहे थे कि ये जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ है इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से भाई? कर्नाटक युद्ध के नाम से। और आप लोग को पता है कि ये जो कर्नाटक का युद्ध हुआ है वो हुआ है 3। कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं? तो 3। अब हम लोग तीनों कर्नाटक युद्ध पर चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं फर्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध, आप लोग से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? क्या आंसर देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा 1740 से 1748। तो यह हो गया प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय। अगर पूछे किनके बीच, तो आप लोग को पता ही है, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच। क्लियर है? अब आइए इस युद्ध का कारण, अगर पूछे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या होगा, तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया का
उत्तराधिकार का युद्ध। अब देखिए यहां आप लोग को लग रहा होगा कि भारत में ये ऑस्ट्रिया बीच में कहां आ गया, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक संघर्ष प्रारंभ हुआ और उसी संघर्ष का विस्तार भारत में देखा गया प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में। क्लियर है? तो यूरोप का संघर्ष भारत आया और भारत में किस रूप में आया? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में। क्लियर है? चलिए, इस युद्ध के बाद एक संधि हुआ। संधि का नाम बराबर आप लोग से पूछता है। इस युद्ध के बाद एक संधि हुआ, संधि का नाम है एक्स ला सापेल। एक्स ला सापेल की संधि, एक्स ला सापेल की संधि। क्या नाम है भाई? एक्स ला सापेल की संधि। और यह कब हुआ? 1755 में। कब हुआ भाई? 1755 नहीं, ये संधि जो हुआ ये कब हुआ? तो 1748, सॉरी भाई 1748 में। कब भाई? 1748 में। क्लियर है? और इस संघर्ष से, इस युद्ध से एक बात साबित हुआ कि भारतीय शासक अब कमजोर हो चुके थे। तो भारतीय शासक कमजोर साबित हुए। इस युद्ध का परिणाम, भारतीय शासक कमजोर सिद्ध हुए। अगर पूछे इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ तो आप लोग देंगे आंसर भारतीय शासक कमजोर सिद्ध हुए। कारण पूछा बता देंगे, संधि पूछेगा बता देंगे, कब से कब तक हुआ था बता देंगे। तो यह हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब आइए द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अगला जो है हमारा वो कौन है? तो है हमारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। पूछेगा किनके किनके बीच, क्या आप लोग बता पाएंगे? तो आप लोग बताएंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ये कब से कब तक चला? 1751 से 55। क्लियर? अब है इसका कारण क्या था? तो इस देखिए अक्सर इस तीनों युद्ध का कारण पूछता है और उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। देखिए बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम बता सकते हैं, लेकिन हम उसी फैक्ट्स को आप लोग को बता रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो इसलिए अगर आप इतने बात को ही आत्मसात कर लेते हैं, इतने बात को ही रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। ज्यादा पढ़ना कोई होशियारी नहीं है और हम पढ़ा सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि मेरा यूपीएससी में, बीपीएससी में हमेशा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, तो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो बहुत परीक्षोपयोगी फैक्ट्स है उसी पर हम लोग को जोर देना है। क्लियर है? ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना है। क्लियर? तो चलिए कारण देखिए। तो अगर कारण पूछे तो आप लोग बताएंगे हैदराबाद, हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। तो वहां देखिए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध कारण था फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में देखिए हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध कारण है। क्लियर? अब आइए अगले में। अब है संधि। तो संधि याद रखिएगा पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि, और यह हुआ था 1755 में। पांडिचेरी की संधि 1755। और इस युद्ध का परिणाम हुआ अंग्रेज, इस युद्ध का परिणाम हुआ अंग्रेज की प्रमुखता स्थापित, अंग्रेजों की प्रमुखता स्थापित। तो यह हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब हम लोग करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध
तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध चला 1758 से 1763, 1758 से 1763, और इसका कारण भी यूरोपीय प्रभाव था। सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया 1756 में, और इसी युद्ध का विस्तार भारत आया। इसी युद्ध का विस्तार भारत आया किस रूप में? तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण अगर आप लोग से पूछे, क्या बोलेंगे? यूरोप में होने वाला। कहां होने वाला? यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध। तो यही युद्ध का विस्तार भारत में देखने में मिला, तृतीय कर्नाटक युद्ध। क्लियर है? आइए, इसी युद्ध के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, और वो घटना है वांडीवास का युद्ध। बहुत फेमस है भाई, बहुत परीक्षोपयोगी है। वांडीवास का युद्ध, याद रखिएगा, वांडीवास का युद्ध। तो इसी युद्ध के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया, और उसका नाम है वांडीवास का युद्ध। 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, उस समय अंग्रेज सेना के प्रमुख थे आयरकूट। कौन थे? आयरकूट। याद रखिएगा, वांडीवास युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आंसर क्या देंगे हम लोग? हम लोगों का आंसर होगा आयरकूट। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो काउंट डी लाली, काउंट डी लाली। तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? काउंट डी लाली। और इस युद्ध ने फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया। फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत, भाग्य का अंत, फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत। मतलब हुआ कि यह बहुत ही निर्णायक युद्ध था, और इसके बाद फ्रांसीसी की कहानी समाप्त, और भारत में पूर्णतः ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई। फ्रांसीसी कंपटीशन से या फिर प्रतियोगिता से बाहर आ गए। तो यह है वांडीवास का युद्ध। क्लियर है? अब आइए, इस युद्ध की जो समाप्ति हुई है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह हुई है पेरिस की संधि के साथ। पेरिस की संधि, कौन संधि भाई? पेरिस की संधि। और यह पेरिस का संधि कब हुआ? 1763। और अंततः जो है फ्रांसीसी कंपनी सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में अपना रुचि रखने लगे, और राजनीतिक क्षेत्र से पूर्णतः फ्रांसीसियों को बेदखल कर दिया गया। और इस तरह से फ्रांसीसी कंपनी की कहानी क्या हो गई? समाप्त। भाई क्लियर है? आइए अब 2-4 पॉइंट कर लेते हैं हम लोग। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, फ्रांसीसियों की असफलता के कारण फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, असफलता के कारण, किसके असफलता के? फ्रांसीसियों, फ्रांसीसियों। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, असफलता के कारण अंग्रेजों की व्यापारिक, अंग्रेजों की व्यापारिक व आर्थिक शक्ति, अंग्रेजों की व्यापारिक व आर्थिक शक्ति या आर्थिक श्रेष्ठता, यह साबित कर दिया कि भारत प्रशासन अब अंग्रेज करेगा। कंपनी का स्वरूप, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ध्यान देने वाली बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजी व्यक्तियों का समूह था। इसमें सरकार का या उस देश के प्रशासन का बहुत हस्तक्षेप शुरुआती दौर में नहीं था। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी
फ्रांसीसी सरकार के द्वारा स्थापित था। तो यह बहुत बड़ा स्वरूप में अंतर देखा गया है। आइए तीसरा पॉइंट है अंग्रेजों की बंगाल विजय। यह बहुत बड़ा फैक्टर रहा, अंग्रेजों की बंगाल विजय। अंग्रेज जो बंगाल पर विजय प्राप्त किया, इससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ी और अंग्रेजों के पास काफी धन दौलत आया, क्योंकि बंगाल उस समय भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था और इस पर अधिकार से अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई। अगला पॉइंट है डुप्ले की फ्रांस वापसी। डुप्ले ये बहुत निर्णायक है, डुप्ले की फ्रांस वापसी। तो डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया और राजनीतिक महत्वाकांक्षा डुप्ले से ही प्रारंभ हुआ था और डुप्ले सही तरीके से कार्य कर रहा था, राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छा निर्णय ले पा रहे थे, लेकिन इसी बीच इनको वापस ले लिया गया। अगला पॉइंट है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली की अदूरदर्शिता, अदूरदर्शिता क्लियर है। और लास्ट पॉइंट है फ्रांसीसी जल सेना का कमजोर होना। फ्रांसीसी जल सेना कमजोर, फ्रांसीसियों की जल सेना क्या थी? कमजोर। तो फ्रांसीसियों के भारत में असफलता के ये कारण थे। तो भाई आज हम फ्रांसीसियों के विषय में आप लोगों से चर्चा किए हैं और उम्मीद है ये आप लोगों के लिए बहुत ही फलदायी होगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। यही आपके पास एकमात्र विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।